हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि जो गवर्नमेंट का बजट होता है, ठीक है, उसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसके जो मेनली बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे बजट डेफिसिट के टॉपिक को, कि बजट के अंदर जो घाटा होता है, डेफिसिट हो जाता है, उसको हम लोग कैसे समझते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की हेल्प से, फिजिकल डेफिसिट की हेल्प से और प्राइमरी डेफिसिट की हेल्प से। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को कवर करते हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है। कहता है कि इसको गवर्नमेंट डेफिसिट भी कहते हैं। ये वो सिचुएशन होती है जहां पर बजट एक्सपेंडिचर, सरकार की जो खर्चे हैं या फिर बजट एक्सपेंडिचर है, वो ज़्यादा हो जाएं किसे, बजट रिसिप्ट से, मतलब गवर्नमेंट की जो इनकम है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाएं, तो वहां पर बनता है बजट डेफिसिट, जिसको हम लोग कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा इसको अब कहा जाता है। इसको निकाला कैसे जाता है, मेनली जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर जिसके अंदर आपका आएगा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट्स को, जिसके अंदर आती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, या फिर हम लोग कहे तो बी डी इक्वल टू बी माइनस बी आर या फिर बी ई ग्रेटर देन बी आर। ठीक है भाई, इसको मेजर करने के तीन तरीके हमारे पास, तीन टाइप्स हैं मेजरमेंट के। पहला रेवेन्यू डेफिसिट को मेजर करना, फिजिकल डेफिसिट को मेजर करना और प्राइमरी डेफिसिट को मेजर करना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। कहता है रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर क्या होगा कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगर वो ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से, सिंपल सी बात है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो वो हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। अगर यही चीज फायदे की हो जाए तो फायदे की इन द सेंस रेवेन्यू डेफिसिट में ना होकर रेवेन्यू सरप्लस में हो जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर्मूले को हम लोग वाइस एंड वर्सा कर लेंगे। ठीक है, कुछ इंप्लीकेशन है इसकी। इंप्लीकेशन का मतलब क्या भाई, कि इसका क्या असर पड़ता है, कारण क्या कि बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट में हैव कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स, कि सरकार को जब इस प्रकार का घाटा होता है, बजट डेफिसिट होता है, तो गवर्नमेंट क्या कर लेती है, गवर्नमेंट अपने काफ़ी सारे घाटों जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर से पैसा कट आउट कर देती है, प्रोग्राम्स को बंद कर देती है। ठीक है, सोशल वेलफेयर को थोड़ा कम कर देगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में गवर्नमेंट हैव टू, देखो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर कहता है भाई गवर्नमेंट में हैव टू राइज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स। सरकार क्या करेगी, बोरोइंग्स के थ्रू, कि उधार लेगी, कहीं से लाइबिलिटीज क्रिएट करेगी, अपनी पैसा उधार उठाएगी वहां से। ठीक है, लाइबिलिटीज को राइज कर लेगी और जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट में कहता है गवर्नमेंट मे बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट या फिर सेलिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार दूसरा काम करेगी कि डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, मतलब इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को इंक्रीज कर देगी। कहां से, कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं गवर्नमेंट के, उनके शेयर्स को बेच देगी, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, अपना पैसा वापस खींच लेगी, सरकार के पास वो इनकम बन जाएगी। ठीक है, आगे कहता है भाई कि देयर आर 3 वेज ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट। भाई 3 तरीके हैं रेवेन्यू डेफिसिट को मेजर करने के। सबसे पहला बोरोविंग्स, के उधार जो हम लोगों ने ली है, ठीक है, जनरल पब्लिक से ली है, आरबीआई से ली है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहां से ली है। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, के गवर्नमेंट के जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उनके अंदर से जितनी भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की हुई है उसको निकाल लेते हैं और पैसा वहां पर किसी और का डलवा देते हैं। ठीक है, शेयर्स को बेच देना। या फिर तीसरा कट इन एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज को, मेनली सब्सिडीज में कमी कर देना। तो यहाँ पर बनते हैं 3 तरीके रेवेन्यू डेफिसिट को मेजर करने के। आगे आता है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, कहता है टोटल एक्सपेंडिचर जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग्स। बोरोविंग्स को छोड़ के, रिसिप्ट्स में बात की गई है अदर देन बोरोविंग्स, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग्स, कि जो पैसा उधार लिया है हम लोगों ने, लोन लिया गवर्नमेंट ने, उसको छोड़ के, उसको हटा के जो खर्चा बनता है उसको कहते हैं हम लोग, जो आपके पास घाटा होगा उसको कहेंगे फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल का मतलब एक फिजिकल ईयर में, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो घाटा हुआ है।
ठीक है। कहता है कि इसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे फिस्कल डेफिसिट ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरोविंग्स बाय द गवर्नमेंट, कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो टोटल बोरोविंग्स का घाटा होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ऑफनली कॉल्ड एज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, इसको ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है। और इसको निकालते कैसे हैं, बोरोविंग्स फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से कितना पैसा लिया है, बोरोविंग्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा कितना लिया है, अदर कंट्रीज के थ्रू हम लोगों ने कितना लोन लिया है, और नेट बोरोविंग एट होम, और जो अपने देश के अंदर जो लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाई है वो पैसा हम लोगों ने कितना लिया है, ठीक है। तो इन तीनों को टोटल को हम लोग कहेंगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। और ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एक अकाउंटिंग ईयर में निकलता है, और ये मेनली एक्सप्रेस्ड होता है बच्चे जो जीडीपी की परसेंटेज होती है उसके हिसाब से, ठीक है। आगे कहता है इसके भी इम्प्लीकेशंस, फिस्कल डेफिसिट के भी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे भी, कहता है कि ग्रेटर द फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट, कि जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा ये शो करता है गवर्नमेंट ने उतनी ही ज़्यादा बोरोविंग्स ली हुई हैं, उतना ही ज़्यादा पैसा उधार पर उठाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एक तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो जाएगा यहाँ पर, मतलब महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई लगातार इंक्रीज होती रहेगी। दूसरा नेशनल डेब्ट, अब कहीं से पैसा उधार लेंगे तो देश के ऊपर कर्जा तो आएगा ही, ठीक है। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं छोटा सा, आप गूगल करके मुझे बताइए कि हमारी जीडीपी का कितना परसेंट अब हमारे ऊपर नेशनल डेब्ट है, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट ने उधार लिया हुआ है भाई, इस करंट ईयर में 2019-20 का जो 20-21 का जो ईयर चल रहा है उसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो वो आप मुझे गूगल करके अभी इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। नेशनल डेब्ट का मतलब क्या, देश के ऊपर भी कर्जा होगा, अब डेफिसिट घाटे का सौदा होगा तो बोरोविंग्स लेंगे तो हमारे ऊपर कर्जा तो बनेगा ही, डेब्ट तो आएगा ही, ठीक है। आगे कहता है विस्कस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, जितना ज़्यादा घाटा होगा, हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी उतनी ही कम होगी, क्योंकि हम तो पहले ही हमें वो जो उधार लिया है उसको चुकता भी तो करना है ना, उसको उतारना भी है, तो ग्रोथ के ऊपर हम पैसा कहाँ से लगा पाएंगे, तो जितना ज़्यादा घाटा होगा ग्रोथ भी उतनी कम होगी। आगे है ग्रोइंग, आगे है भाई क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब है भाई ये एक इफेक्ट होता है, यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी कि हाई बोरोविंग्स बाय द गवर्नमेंट owing to high fiscal deficit reduce the availability of funds, जितना ज़्यादा हमारे पास फिस्कल डेफिसिट होगा, जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतने ही ज़्यादा हमारे पास फंड के क्रंचेज होंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा कम होगा हमारे पास, तो ये क्राउडिंग आउट होता है, सिचुएशन होती है एक, ये कई बार ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाती है कि क्राउडिंग आउट सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, अब जितना ज़्यादा पैसा उधार पर लिया जाएगा गवर्नमेंट की जो गुडविल है, क्रेडिबिलिटी है, वो भी कम होगी कि हाँ ये सरकार तो ग्रोथ पे कम ध्यान देती है और पैसे उधार लेने पर ज़्यादा ध्यान देती है। जैसे आपको मैं रिसेंट का एग्जांपल बताऊं बच्चे, काफ़ी टाइम से एक बात चल रही है कि हमारे पड़ोस में 2 देश हैं, नेपाल और मालदीव, ये क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रोथ का और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, ठीक है, पर वो चाइना से पैसा उधार लेते रहते हैं। अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उनकी यही इमेज बन गई है कि ये कंट्रीज ग्रोथ बहुत कम करती हैं पर पैसा बहुत ज़्यादा उधार लेती है, मतलब वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है या पैसे का जो यूटिलाइजेशन है, नेशनल डेब्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई, ये बात थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की। अब ये प्राइमरी डेफिसिट क्या, प्राइमरी डेफिसिट निकलता है विद द हेल्प ऑफ फिस्कल डेफिसिट, के फिस्कल डेफिसिट हमें कितना हुआ है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट के लिए हमें सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट को निकालना पड़ेगा, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी, जो बोरोविंग्स हम लोगों ने ली हुई है, जो बोरोविंग्स हम लोगों ने की है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा भाई, बोरोविंग्स के अंदर कौन सी चीजें आएंगी, कहता है कि while fiscal deficit shows borrowings requirement of the government inclusive of interest payment of on the past loans, कि जो पुराने लोन हम लोगों ने लिए हुए हैं उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगी ना, उसी फिस्कल डेफिसिट में से हम लोग उन्हीं इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा क्या, जो प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट शोज बोरोविंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव द इंटरेस्ट पेमेंट, यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है फिस्कल डेफिसिट से, तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट निकल आते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कहता है इम्प्लीकेशन ऑफ
इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट्स आर सिमिलर टू दोज फिजिकल डेप्ट्स, ठीक है, कि ये उन्हीं फिजिकल डेप्ट्स के बराबर हैं, ठीक है, पर फर्क क्या है, ओनली डिफरेंस इज द प्राइमरी डेफिसिट डज नॉट कैरी द लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, कि जो प्राइमरी डेफिसिट है उसके पास, उसके अंदर जो लोन रिपेमेंट का काम है या इंटरेस्ट रिपेमेंट का काम है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता भाई, ठीक है। और ये निकलता है बच्चे इंडिकेट जस्ट इंडिकेट बोरोविंग्स व्हेन करंट ईयर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन करंट ईयर रेवेन्यू, कि जो करंट ईयर का खर्चा है वो ज्यादा हो किससे, करंट ईयर के रेवेन्यू से ज्यादा हो भाई, ठीक है। तो ये थी तीनों के तीनों वो टाइप्स आपके पास और मेजरमेंट थी जिसकी हेल्प से हम लोग बजट डेफिसिट को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक से डिफरेंस दिए गए हैं, आप इनको रीड इन कर लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, पेपर में बहुत बार आ जाते हैं, इनका बेसिक सा डिफरेंस है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए, बहुत बार आ सकता है, ठीक है। आगे बच्चे कहता है देखो कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। अब कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो बैलेंस्ड भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। मतलब बैलेंस की बात मतलब क्या भाई वहां पर, कि उसमें कोई निरंतरता हो, ठीक है, सबका मतलब इन द सेंस कि ना तो डेफिसिट हो ना सरप्लस हो। अनबैलेंस मतलब जहां पर डेफिसिट ज्यादा हो जाए। पर हम लोग सबसे पहले सीखते हैं बजट बैलेंस्ड को, बैलेंस बजट को। बैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब जहां पर जो गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स हैं वो इक्वल हो किसके, रेवेन्यू के, गवर्नमेंट के खर्चे के, ठीक है। ये निकालते कैसे इसको, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, अगर वो इक्वल होंगी तो बजट बैलेंस्ड होगा। और इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं, सबसे पहले मेरिट भाई, गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जब सब कुछ बराबर होगा तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, डिसिप्लिन होगा इकोनॉमी के अंदर। और आपको एक बात बता दूं मैं, ड्यूरिंग द जनरल डिप्रेशन ऑफ 1930, 1930 में जो एक आर्थिक मंदी आई थी, वहां पर बैलेंस द पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। उस टाइम पर जो बैलेंस बजट की पॉलिसीज थी उसको बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत बुरे तरीके से उसको डिमोरलाइज किया गया था कि नहीं, इस प्रकार की पॉलिसीज अच्छी नहीं होती शॉर्ट टर्मिंग्स के लिए, ठीक है। और इस ये जो आपके पास ये शॉर्ट कमिंग्स और डिमेरिट्स क्या है इसकी, जो बैलेंस बजट है, सबसे पहला, बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी उसका कोई भी सॉल्यूशन ये बैलेंस बजट नहीं करता। दूसरा, बैलेंस बजट इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ एंड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर ये ग्रोथ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता, ग्रोथ पर बहुत अच्छा सा ध्यान नहीं देता, कौन, ये जो बैलेंस बजट होता है, ठीक है। आगे कहता है भाई, डज बैलेंस बजट लीव एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड इन द इकोनॉमी, क्या जो बैलेंस बजट है वो एग्रीगेट डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं डालते कि इकोनॉमी के अंदर। इसका आंसर है नो। नो इज द ऑब्वियस रिप्लाई। दिस इज हाउ इट हैपन्स। बैलेंस बजट मींस गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हम सब जानते हैं, ठीक है। वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं डालते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना। अब गवर्नमेंट की जो एग्रीगेट डिमांड आई, खर्चे तो होंगे ही बेसिकली, तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस बजट की। अब अनबैलेंस बजट क्या, जहां पर सरकार की जो रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर हैं वो अनबैलेंस्ड हों, या तो खर्चे ज्यादा हों या फिर रिसिप्ट्स ज्यादा हों। सबसे पहले हम बात करते हैं सरप्लस बजट्स की, कि जहां पर रिसिप्ट ज्यादा हों किसकी बजाय, खर्चों के बजाय, ठीक है। जो टोटल रिसिप्ट्स हैं इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम लोग निकालते हैं एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फायदे क्या है इसके, सबसे पहला देखो, सरप्लस का सबसे पहला फायदा क्या है, इकोनॉमी की जो इन्फ्लेशन से लड़ने की शक्ति है, कि जो एग्रीगेट कहता है व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस डिमांड, कि जब एक्सेस डिमांड से जूझ रही हो इकोनॉमी तो बैलेंस सरप्लस बजट होगा, प्लस द इन्फ्लेशनरी गैप बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एडी, कि जो सरप्लस बजट होगा वो क्या कर देगा, एडी को कम कर देगा उसके पैरामीटर्स के हिसाब से। और रेवेन्यू राइज होगा गवर्नमेंट का, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट के खर्चे कम होंगे। पर कुछ नुकसान भी हैं इसके। नुकसान क्या है, डिमेरिट्स, एज सरप्लस बजट टेंड्स टू लोअर द लेवल ऑफ एडी इन द इकोनॉमी, इट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन,
कि जो ये एडी पर इफेक्ट डालने वाला टाइम पीरियड था ये डिप्रेशन के टाइम पीरियड में काम नहीं करेगा, तो वहां पर ये दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालता है। ठीक है, ज़्यादातर गवर्नमेंट सही सोशल वेलफेयर के डिसीजन नहीं ले पाती वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बजट डेफिसिट की। अगर वो बजट घाटे का हो तो क्या होगा, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि अगर बजट डेफिसिट का हो तो क्या होगा, उसके डिमेरिट्स और मेरिट्स से वो हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं बजट डेफिसिट के अंदर। ठीक है, आप इनको यहाँ से रीड इन कर लेना, और इसी टॉपिक के साथ आपका चैप्टर है जो गवर्नमेंट बजट का, वो भी यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम है आपका जो फॉरेन ट्रेड है आपका, या फिर फॉरेन जो भी आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर है वो हम लोग कवर करेंगे कल के लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।